हेलो। आज हम लेकर आए हैं 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो कि अक्सर सिविल एग्जामिनेशन, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो, इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। और साथ में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि बीएड के एग्जामिनेशन या फिर बीए या बीएससी के एग्जामिनेशन, इसमें भी आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 10+2+3 पैटर्न का मतलब क्या है। तो देखिए, भारत में जो शिक्षा है उसे 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहले जो क्लास 10th तक की एजुकेशन होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, और 10 से लेके 12 तक की जो शिक्षा होती है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, और 12 से लेके जो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होता है इसे हम लोग कहते हैं हायर एजुकेशन। तो ये आपके पास हो गया 10+2+3 पैटर्न का मतलब। और इसको लागू किया था कोठारी कमीशन ने 1964 में। और इसको लागू करने के लिए सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? वो सुझाव दिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। तो ये आपको याद रहेगा, इसका आंसर है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। नौ क्वेश्चन नंबर 2, आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन, ये क्वेश्चन नंबर 2, आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन 1930 ईस्वी में नेहरू परिवार का आवास हुआ करता था। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू जी ने कराया था, और बाद में इसे भारतीय नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। ये भवन इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? जी सही सुना आपने, ओडिशा का दुख, सॉरो ऑफ ओडिशा। महानदी, महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। अमूमन भारत में जो नदियां होती हैं वो हिमालय के पर्वत से निकलती हैं, लेकिन महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक पर्वत से निकलती है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं, और इसे ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। ओडिशा का शोक कहा जाने के पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि ओडिशा में इस नदी का जो बाढ़ का इतिहास है वो काफ़ी कुख्यात रहा है। हालांकि अब जो बांध बन गया हीराकुंड, उसकी वजह से स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो देखिए, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है बच्चों? अवमूल्यन का मतलब होता है जब करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं, मतलब जब करेंसी को डाउन करते हैं हम लोग, जब हमारी करेंसी गिरती है। तो अब तक हमारे भारतीय जो रुपए है उसका 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 3 बार। और वो कब कब किया गया था? देखिए, सबसे पहले 1949 1949, फिर 1966 1966, और अंतिम बार 1991 में किया गया था। और एक और बात आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अवमूल्यन में होता क्या है। देखिए, अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन में क्या होता है बच्चों कि हमारी जो करेंसी होती है उसे हम और ज्यादा डाउन कर देते हैं विदेशी करेंसी के मुकाबले, ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। ये रहा हमारा आज का 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मतलब इन सभी में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, इन सभी में, इन चारों में, मौर्य, गुप्त, कुषाण और कंठुम में सबसे पुराना राजवंश है मौर्य राजवंश, जिसका निर्माण, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसी राजवंश के एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम अशोक था। और अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीयकरण मतलब होता है जब कोई बैंक किसी प्राइवेट सेक्टर से सरकार के हाथों में आ जाती है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मतलब कि देखिए, राष्ट्रीयकरण के बारे में आप जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो हुई थी 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन उस समय जो ये बैंक थी इसमें सरकार की हिस्सेदारी महज 4.4% की थी, और 95% जो था वो निजी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी हैं, उनकी हिस्सेदारी थी। और फिर बाद में 1
जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को इस बैंक को सरकार ने, जितने भी शेयर होल्डर्स थे, जो शेयर धारक थे, उनसे सारे शेयर भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिए और उसी को कहते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, अभी राष्ट्रीय बैंक बन गई। और ये इस भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था C.D. देशमुख। और अब हमारा प्रश्न नंबर 7, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक का नाम कौन था? देखिए ये जो पुस्तक है ये एक जमाने की बहुत ज्यादा आलोचनात्मक किताब है। इस पुस्तक के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल और इस पुस्तक का देखिए हिंदी अगर हम रूपांतरण करेंगे तो इसका मतलब आता है भारत की अशांति। और इस पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने भारत की अशांति के जनक को माना था बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस की मांग की थी, इसीलिए यह पुस्तक काफी आलोचनात्मक थी। आज का हमारा 8वां प्रश्न, कोलकाता में स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? विक्टोरिया महल, याद रखेंगे आप, ये विक्टोरिया महल का जो निर्माण हुआ था ये क्वीन विक्टोरिया के भारत में 25 साल राज करने के याद में कराया गया था और इसको निर्माण कराने की जो बुनियाद रखी थी वो रखी थी लॉर्ड कर्जन ने। इस की बुनियाद 1906 में 1906 में रखी गई थी और इसे लोगों के लिए बन के तैयार जब हो गया, जिसे खोल दिया गया था लोगों को के लिए, इसे लोगों के लिए 1921 में खोल दिया गया था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ये है हमारा आज का 9वां प्रश्न, पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था, पेंटर था पाब्लो पिकासो? तो पिकासो एक बहुत ही मशहूर पेंटर थे स्पेन के, 20वीं सेंचुरी 20वीं शताब्दी में स्पेन के एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे पाब्लो पिकासो। और आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि पाब्लो पिकासो की जो एक चित्र है, एक पेंटिंग है, उसे अभी हाल ही में ऑक्शन में नीलाम किया गया और इसके एवज में इस पेंटिंग को जो नीलाम किया गया वो किया गया 13 अरब रुपए में। आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं। और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, हाथी उत्सव मनाया जाता है किस शहर में? हाथी उत्सव ये एक ऐसा उत्सव है जो कि हमारी रॉयल्टी को, राजघरानों को दर्शाता है और आप जानते हैं कि जयपुर राजघरानों का गढ़ रहा है। तो जयपुर में हर वर्ष हाथी उत्सव मनाया जाता है जिसमें कि लोग अपनी हाथियों को सजा धजा कर लाते हैं। और ये लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें कमेंट जरूर करें, पारसी धर्म के संस्थापक इनमें से कौन है? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब